अब हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है ये कब तैयार करते हैं वो हम लोगों को देखना होगा। शायद मैंने लास्ट जो डिस्कशंस किया था उससे तुम लोगों को थोड़ा तो हिंट मिल ही चुका है, क्योंकि मैंने उस समय ये बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालते हैं वही चीज़ को हम बांटते हैं ओनर लोगों के बीच में। तो वो बांटने के लिए जो एक एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम बनाते हैं। तो ये जो डिस्कशंस हुआ था, इस डिस्कशन से तुम लोगों को पता चल चुका है कि जो हम लोग ये पीएल, ये जो पीएल एप्रो हम अकाउंट बनाएंगे, ये ऑब्वियसली आफ्टर द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम लोग will be prepared after the preparation of PL account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग तभी बनाएंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस हम बना लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या तो फिर लॉस डिटरमाइंड होगा वही चीज को हम ओनर के बीच में बांटेंगे। और बांटने के लिए जो सिस्टमेटिक एक अप्रोच होना चाहिए उसी के लिए हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं सिर्फ जो प्रॉफिट होता है या तो फिर लॉस होता है उसको बांटने के लिए। अभी के लिए जान लो, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग देखेंगे ये भी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डिटरमाइन करते हैं दैट इज नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसी चीज को ओनर लोगों के बीच में बांटने के लिए ये वाला अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक बार फिर से ना ये प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये बनाने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाएंगे। तो जो भी आइटम होगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, जो भी अकाउंट रहेगा जिसको लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और कुछ अकाउंट रहेगा जिसको लेके ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम लोगों को बनाना है। तो अब जितना भी अकाउंट होगा जैसे वेजेस, सैलरी, उसके बाद मान लो सैलरी ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिस्काउंट रिसीव, जितना भी रहता है प्रॉफिट एंड ट्रायल बैलेंस में, तो सब तो एक ही जगह पे रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, सोच समझ के कौन सा अकाउंट कहाँ पे आएगा वो जान के ही हम लोग ठीक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद ही हम लोग एक सही नेट प्रॉफिट या तो फिर लॉस डिटरमाइन कर पाएंगे। क्योंकि अगर जितना भी अकाउंट रहेगा उस जगह पे, अगर उस अकाउंट को गलती से अगर जो आना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ले लूँ तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस आएगा वो सही नहीं होगा। अब अगर यही सही नहीं होगा
तो इसको बांटने के लिए जो पीएल एप्रो हम लोग बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी तो गलत होगा। तो इसीलिए फिर से एक बार क्लास 12 में हम लोग को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होगा या तो फिर इसका जो नेचर है ये फिर से एक बार हम लोग को 12 में आके और भी सीख और एक बार सीखना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अगर हम लोग ये जाने तो हम लोग को ये पता है कि इसका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ अकाउंट, इसका जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट वही होगा जो एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में वही आता है जो इसका उल्टा होता है, दैट इज इनकम एंड गेन। ठीक ना? तो इसीलिए हम लोग जब बनाते थे ये पीएल अकाउंट, उस समय ये जो डेबिट साइड था और ये जो क्रेडिट साइड था, इस साइड में सब ये एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग लिखते थे, और जितना भी इनकम और गेन ये सब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। और एक चीज इस जगह पे ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग क्लास 11 में सीखे थे, जितने भी एक्सपेंसेस मगर सब इनडायरेक्ट होना चाहिए, और जितना भी इनकम एंड गेन वो भी इनडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट अगर हम लोग थोड़ा भूल जाए तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मतलब वही एक्सपेंसेस जो अगर हम लोग इनकर ना भी करते तब भी मेरा बिजनेस का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो तैयार हो जाता। तो उसी एक्सपेंसेस और लॉस को जिसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट, उसी एक्सपेंस और लॉसेस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। वही सब इनडायरेक्टेड एक्सपेंस और लॉसेस कहाँ पे आता था? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड है। और इनकम एंड गेन जो इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन कौन सा होता है? एक बिजनेस का जो सेल होता है, जो एक मेन जगह होता है जिस जगह से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, वही उसका डायरेक्ट होता है। बाद बाकी जितना भी इनफ्लो होता है सब उसका इनडायरेक्ट नेचर का होता है, दैट इज अदर रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हम लोग का जितने भी डिस्कशन हुआ है ये क्लास 11 में हो गया था। अब इस जगह पे जो भी आएगा कौन सा आएगा? अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। जो भी आएगा वो होगा सब एक्सपेंसेस। क्या होगा? एक्सपेंसेस। पता है एक्सपेंसेस का ना और एक भी नाम है, उसका और एक जो नाम है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो एक्सपेंस है इसका और एक नाम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, देखो तुम जितना ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंस तुम लिखते जाओगे उतना ही प्रॉफिट, अगर मान लो जो बिजनेस का कंडीशंस है वो अगर प्रॉफिटेबल कंडीशंस में है, वो प्रॉफिट उतना ही कम होते जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एक्सपेंसेस है इसका और एक नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जितना भी ये एक्सपेंस का आइटम तुम बढ़ाते रहोगे, दैट इज एक्सपेंस जितना बढ़ते रहेगा ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का प्रॉफिट वो ऐसे से कम होते रहेगा। ठीक ना? तो ये वाला नाम याद रखना। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये वाला टर्म हम लोग का क्लास 11 में जो प्रोविजन एंड रिजर्व वाला जो चैप्टर था ना, उस चैप्टर में ये वाला टर्म आया था, क्योंकि उस चैप्टर में एक डिस्टिंक्शंस था, डिफरेंस
between reserve and provision। ये वाला डिस्टिंक्शंस था। तो उस समय हम लोग ये एक पॉइंट आया था कि जो जो रिजर्व है, ये रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशंस ऑफ आइटम, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिजर्व है ये है आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो प्रोविजंस उस जगह पे आया था उसमें लिखा था इट इज ए चार्ज, आइटम ऑफ, लिख देते हैं आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये होता है आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है कि बाद में जाके हम लोग पैसा रख देंगे, एक अनसर्टेन लायबिलिटी है, वो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। तो उसके लिए जो पैसा हम लोग रखेंगे तभी रखेंगे जब हम लोग के पास जितना भी एक्सपेंसेस है सब जो मैंडेटरी करना ही होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि वो लायबिलिटी है, वो करने के बाद जो बचेगा उसमें से रख देंगे, तो उससे जो फंड तैयार होगा उसको हम बोलेंगे रिजर्व। और प्रोविजंस का मतलब क्या है, जो सर्टेन एक लायबिलिटी फ्यूचर में आएगा ही उसको तो मीट आउट करने हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी आज नहीं है मगर कल तो होगा। तो उसके लिए और एक फंड तैयार करना होगा जिस फंड में पैसा को रखना है जो फ्यूचर में मुझे चाहिए। तो ये जो प्रोविजंस है इसको काइंड ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, इसीलिए ये एक्सपेंस और ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब तब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस, कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है। हाँ वो अभी के लिए नहीं है मगर फ्यूचर में तो होगा, तो अभी के लिए थोड़ा पैसा हटा देते हैं, बाद में जो लगेगा उस कारण के लिए। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये होता है एक्सपेंस और ये एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ये भी देखेंगे। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, याद करके देखो ये जो प्रोविजंस, ये प्रोविजंस हम कहां पे लिखते थे, अगर याद करोगे तो याद आ जाएगा, ये प्रोविजंस हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे, टू प्रोविजंस बोल के। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी चीज हम लिखते थे वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक्सपेंस का और एक नाम क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी हम कुछ लिखते थे या फिर लिखेंगे वो होगा सब बिजनेस का एक्सपेंसेस, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चार्ज करने से बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन या तो फिर जो ऑफिस का रेंट, ये डिस्काउंट अलाउड जितना भी जो है एक्सपेंसेस, ये सब तब क्या होता है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, और इस जगह पे तो बाद बाकी जो बाई जीपी बोल के जो आता था और इंडायरेक्ट इनकम इस जगह पे आता है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज एक्सपेंसेस ही आता था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है। अच्छा ये भी क्लियर हो चुका है। और तुम लोग बोलोगे ये तो हम लोग को पता है, तभी भी थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ही तो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मुझे निकालना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके ऊपर ही तो बेस करके जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस क्रिएट करना है। तो इसीलिए अगर इसमें ही ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में अगर कुछ गलती हम लोग कर देंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ हम बाद में जाके, इसके बाद में जाके करेंगे वो गलत ही होगा। तो इसलिए पहला जो चीज़ है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को सीखना है। अच्छा, अब एक्सपेंस क्या होता है ये अब हम लोग को थोड़ा जानना है, बहुत अच्छी तरीके से ये सब सुनना है, क्योंकि ये अगर डिस्कशन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो बाद बाकी जो ये चैप्टर होगा बहुत ईजी हो जाएगा।
क्योंकि ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में जो होता है वो एक्सपेंस होता है, जिसका और एक भी नाम है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये जानना एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस यूनिट है, ये बिजनेस यूनिट, मान लो ये बिजनेस का जो नाम है ये है रोशन एंड कंपनी। अब ये रोशन एंड कंपनी का बहुत जन के साथ ट्रांजैक्शंस होता है। अब जितना जन के साथ ट्रांजैक्शन होगा सब होगा उस बिजनेस का, उसका बिजनेस का क्या, स्टेक होल्डर, सब होगा बिजनेस का स्टेक होल्डर। अब ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, फिर से एक बार हम बता देते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है, अगर स्टेक का मीनिंग जानना है तो इंटरेस्ट, और होल्डर मतलब होल्डर मतलब जो होल्ड करके रखा है। मतलब ये जो रोशन एंड कंपनी है, इस बिजनेस के साथ जिस जिस लोगों का इंटरेस्ट होल्ड जिस जिस होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब ये बिजनेस अच्छा होगा तो इन लोगों का भी अच्छा होगा, खराब होगा तो इन लोगों का कंडीशंस भी खराब होगा, तो उन लोगों को सबको बताया जाएगा स्टेक होल्डर्स। तो अगर स्टार्ट से स्टार्ट करूं तो क्या होगा कि जो रोशन एंड कंपनी है, रोशन एंड कंपनी के साथ जिन लोगों का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो सब होगा रोशन के क्या, स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स रोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो जन होगा। अब हम अगर ब्रॉड कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करें, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। ठीक है, बाहर का। अब ये बिजनेस का इंटरनल मतलब ओनर, और एक्सटर्नल मतलब अदर देन ओनर। अब सुनना, जो भी ट्रांजैक्शंस रोशन एंड कंपनी के साथ अदर देन ओनर का हो रहा है, अदर देन ओनर का जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अगर वो सबसे उसके सब कारण से बिजनेस का जो फंड है, फंड दैट इज मनी, ये सब चीज इसका आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है मतलब बाहर की तरफ वो चला जा रहा है, उसी चीज को हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। बहुत अच्छी तरीके से। और एक बार, जो बिजनेस है, जो रोशन एंड कंपनी है, जो बहुत जन के साथ ट्रांजेक्शन्स करता है, तो जिसके साथ ट्रांजेक्शन्स करता है सब होता है बिजनेस का स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर दो किस्म का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये रोशन का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, अब एक्सटर्नल पार्टीज में कौन आएगा, अदर देन ओनर्स। ये ओनर आता है इंटरनल पार्टी, और बाद बाकी जितना भी होगा सब एक्सटर्नल में। तो अदर देन ओनर्स जो भी रहेगा दैट इज गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ दिस फर्म या तो फिर कंपनी, क्रेडिटर, डेटर, जो भी है सब ये एक्सटर्नल पार्टीज में आ जाएगा। और इन लोगों को जो पेमेंट किया जाता है, जैसे रेंट पे करना लैंडलॉर्ड को, तो अल्टीमेटली ये जो लैंडलॉर्ड है ये कौन से कैटेगरी से, एक्सटर्नल कैटेगरी से। तो जो लैंडलॉर्ड को जब ये रोशन एंड कंपनी रेंट पे करेगा तो ऑब्वियसली उस चीज को हम क्या बताएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस या तो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होता है, जब बिजनेस के साथ अदर देन ओनर का जो ट्रांजैक्शंस होता है जिसके कारण से फंड का आउटफ्लो हो जाता है, उसी ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे एक्सपेंसेस या तो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म का ओनर के साथ जो ट्रांजैक्शंस होगा उसको क्या बोलेंगे वो बाद में हम सोचेंगे, मगर जो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ होता है उसको ही हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे रेंट मैंने पे किया, मान लो रोशन एंड कंपनी के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, रोशन ने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को
तुम लोग क्या बताओगे, हाँ ये तो एक्सपेंसेस है। मान लो रोशन डिस्काउंट दिया है किसको, डेटर्स को, तब तुम क्या बोलोगे, हाँ ये भी एक्सपेंसेस है या तो फिर लॉसेस है, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। अगर मैं बोलूँ कि मान लो तुम सैलरी दे रहे हो किसको, दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तब तुम क्या बोलोगे, हाँ ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। अगर मैं बोलूँ मान लो सैलरी पेमेंट हो रहा है ओनर को, तब तब तुम लोग बोलोगे पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, मगर वो तो एक्सपेंसेस नहीं है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि आपने बताए थे या तो फिर हम लोग क्लास 11 में बहुत अच्छी तरीके से सीखे थे कि प्रोविजंसी बिजनेस का एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रिजर्व जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक्सपेंस नहीं बोलते थे। तो इस हिसाब से इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का जो ओनर है वो ले रहा है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तभी भी छोड़ देते, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सैलरी पेड टू ओनर ऑफ द फर्म वो अगर होगा तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी आना नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा हाँ बात सही है, वो एक्सपेंस नहीं है इसलिए वो आएगा नहीं, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ओनर के साथ ही हुआ है। तो अगर मैं ये एग्जांपल बताऊं कि मान लो जो फार्म है उस फार्म का एक घर चाहिए जहाँ पे वो फार्म उसका जो ऑफिस खोले और उसमें से ट्रांजेक्शन्स करे। अब मान लो जो ए बी सी है, मान लो ये रोशन, जॉय और गोपाल, ये तीनों मिलके एक फार्म खोलना चाहता है। तो रोशन नाम यही रखा, तो बोल रहा है कि एक तो घर चाहिए। अब मान लो जॉय बोल रहा है कि मेरा घर एक है रास्ते के ऊपर में, उस जगह पे हम लोग ये बिजनेस को बैठा सकते हैं, ऑफिस को खोल सकते हैं। तो जॉय जो दे रहा है तो उसके बदले में तो जॉय को रेंट मिलेगा ना, दैट इज रेंट पेड टू जॉय, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये थर्ड पार्टी के साथ, दैट इज एक्सटर्नल के साथ, क्योंकि जॉय तो एक्सटर्नल नहीं है, जॉय तो एक पार्टनर है, ओनर है। तब इसको हम क्या बताएंगे, सोचो। बहुत जन सोच रहे हैं ये तो तब इंटरनल होना चाहिए क्योंकि ओनर के साथ हो रहा है, मगर एक्चुअली ना, ये एक्सटर्नल ही है। क्योंकि जो जॉय है, जब जॉय को रेंट दिया जाएगा तब जॉय का स्टेटस क्या होगा, वो कोई पार्टनर नहीं है, तब उसका जो स्टेटस होगा तब वो पार्टनर नहीं होगा, उस समय उसका स्टेटस होगा एक लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड होता है वो एक्सटर्नल पार्टीज होगा। तो इसलिए जब एक फर्म रेंट पे करेगा कोई पार्टनर को, क्योंकि उसके के घर में ये ऑफिस चल रहा है, तब वो एक एक्सपेंस के हिसाब से कंसिडर होगा, क्योंकि जो पार्टनर है उस समय वो एक पार्टनर नहीं है, वो लैंडलॉर्ड है, दैट इज एक्सटर्नल पार्टी। तो ठीक है, तो इतना दूर तक समझ में आया कि कौन सा चीज ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन एक फर्म के साथ एक्सटर्नल पार्टीज का होगा वही सिर्फ आएगा जब इंटरनल दैट इज ओनर के साथ होगा, वो